हृदयम हवा में था। उसका पतला दुबला शरीर जमीन से कई फीट ऊपर हवा में चक्कर खा रहा था। सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय के लिए उसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ। अंदर हॉस्पिटल में उसकी मां कैंसर से जूझ रही थी और उनके इलाज के पैसे ना होने के कारण उसने पैसों के लिए किसी महंगी गाड़ी के आगे छलांग लगा दी थी। ऐसा उसने किसी फिल्म में देखा था। जोरदार टक्कर हुई, साथ ही बहुत तेज आवाज हुई, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक रही हो। पास आती गाड़ी में हृदयम ने देख लिया था कि ड्राइवर कोई लड़की थी। गाड़ी एक पल को धीमी हुई, फिर अचानक तेज हो गई। पैनिक में लड़की ने ब्रेक तो लगाया था, लेकिन एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाया। हृदयम को अपनी मौत सामने से आती दिखी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दोनों पैर टूट गए हैं। उसके मुंह से खून का एक थक्का निकल के फैल गया। उस खून की एक बूंद उसके गले के बाहर लटकते लॉकेट पर गिरी और हृदयम की आंखों के आगे एक तेज रोशनी हुई, जैसे किसी ने सोते समय ट्यूबलाइट जला दी हो। बड़ी देर लगा दी तुमने। कोई आवाज आई। कहां से आई ये आवाज? क्या मैं मर गया हूं? हृदयम के मन में तुरंत एक डर आया। नहीं, तुम मरे नहीं हो। तुम कैसे मर सकते हो? तुम्हें तो इस दुनिया का उद्धार करना है, मर रहे लोगों को जिंदा करना है। तुम ही मर जाओगे तो ये सब कैसे करोगे? कौन हो तुम और कहां से बोल रहे हो? मुझे सब सफेद सफेद क्यों दिख रहा है? अपनी आंखें तो खोलो हृदयम, ये तुम्हारे जागने का वक्त है। हृदयम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। चारों ओर सफेद रोशनी का समंदर था और हृदयम उस समंदर के भीतर था। सामने हूबहू उसकी शक्ल का एक आदमी खड़ा था। हृदयम और वो आदमी कहां खड़े थे, इसका कोई अंदाजा हृदयम को नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बादलों में उड़ रहे हों। कौन हो तुम? क्या मैं मर गया हूं? क्या ये स्वर्ग है? हृदयम ने डरते हुए पूछा। उस आदमी ने हंसकर कहा, बेटा तुम्हारे कर्म स्वर्ग वाले तो नहीं हैं। हैं? हृदयम घबरा गया। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, तुम मरे नहीं हो और ना ही ये स्वर्ग है। फिर कहां हूं मैं? हृदयम ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही फिर से वही सवाल किया। तो वो आदमी बोला, उससे बड़ा सवाल ये है कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मुझे मेरी मां को बचाना है, बस इतना ही चाहता हूं। बस? और कुछ नहीं चाहते? नहीं, मुझे वापस भेजो, मुझे मेरी मां को बचाना है। अगर यहां से अभी वापस गए तो ना मां को बचा पाओगे ना खुद को। तुम्हारे साथ जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसमें हॉस्पिटल तक जाने का भी समय नहीं है। लेकिन तुम अभी जिंदा हो, जानना नहीं चाहोगे कैसे? कैसे? अपने गले में चमकता वो लॉकेट देख रहे हो हृदयम? हां, मेरी मां ने दिया था ये। कहती थी कि मेरे पापा की आखिरी निशानी है। इसी ने बचाया है तुम्हें। इसने तुम्हें वो ज्ञान दिया है जो इस दुनिया में किसी डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, फाइटर किसी के पास नहीं है। इसने तुम्हें वो कलाएं दी हैं जिसको सीखने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अब तुम्हें केवल इतना जानना है कि क्या तुम इसके लायक हो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बक रहे हो तुम? बाकी के जवाब अब तुम्हें हिमालय की उस गुफा में मिलेंगे। इस लॉकेट की बात सुनना। हिमालय? इससे पहले कि हृदयम कुछ समझता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और धड़ाम की एक आवाज हुई। तभी कोई लड़की बहुत जोर से चीखी, आ! किसी मशीन की बीप बीप से हृदयम की आंखें खुली। 2-3 बार आंखें बंद करके उसने जब पूरी तरह आंखें खोली तो उसके बगल में ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में एक लड़की दिखी। एक बेपनाह सुंदर लड़की जिसके खुले बालों की एक लट उसके माथे से नीचे लटक कर जैसे उसकी आंखों को दुनिया की नजरों से बचा रही थी। वो कोई मैगजीन पढ़ने में व्यस्त थी कि उसकी नजर हृदयम पर पड़ी। वो अचानक खड़ी हो गई और बिना रुके बोलने लगी, थैंक गॉड यू आर अवेक। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया था? माय गॉड, आई वाज लिटरली इमेजिनिंग माई सेल्फ इन अ जेल। गॉश, दैट वुड हैव बीन सो हेल। क्या तुम ठीक हो? वैसे डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें कोई मेजर चोट नहीं आई है, बट इट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ फॉर यू टू हील प्रॉपर्ली। बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें इलाज के पैसे दूंगी।
जस्ट गेट वेल प्लीज। कहाँ हूं मैं? हृदयम ने उसकी सारी बातें इग्नोर करके पूछा। हाँ, यू आर इन अ हॉस्पिटल मैन। और कहाँ होगे? अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल के सामने ही एक्सीडेंट हुआ। नहीं मतलब अच्छा नहीं हुआ, बट यूर अलाइव एंड आई डोंट नो हाउ। मेरी गाड़ी लिटरली टूट फूट गई है एंड यूर अलाइव। इट्स अ मिरेकल। मां, ये कहते हुए हृदयम उठ गया और अपने हाथों में लगी ढेर सारी सुइयां निकालने लगा। ये देखकर लड़की डर गई और उसे रोकने लगी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुमको आराम करना है। डॉक्टर, डॉक्टर! हृदयम ने लड़की के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत आराम से बोला, लिसन, आई एम फाइन, टोटली, डोंट वरी अबाउट मी, बट माई मदर इज नॉट एंड आई नीड टू गो लुक आफ्टर हर राइट नाउ। इतना कहकर हृदयम बेड से उतर गया और अपनी चप्पल खोजने लगा। बट तुम चल कैसे रहे हो? तुम मेरी गाड़ी से जब टकराए तो मेरी गाड़ी की स्पीड 100 पर थी। तुम लिटरली 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरे थे। हाउ आर यू वॉकिंग? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जेल भी नहीं जाओगी। मेरी चप्पल कहाँ है यार? हड़बड़ाहट में हृदयम बगैर चप्पल के ही बाहर भाग आया। पीछे पीछे लड़की भी आई। हृदयम फौरन अपनी मां के कमरे में गया और उनके बगल में बैठ गया। हृदयम, बेटा तू आ गया? उसकी मां ने बहुत धीरे से कहा। हाँ, मैं यही हूं मां, मैं यही हूं। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा मां, तुम फिक्र मत करना। हृदयम ने रोते रोते कहा, मुझे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, बहुत जी चुकी हूं मैं, अब जाने दो मुझे। ऐसा मत कहो मां, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? हृदयम के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो आगे बोला, मैं हिमालय जाऊंगा मां, वहां से दवा लाऊंगा मैं। हिमालय? मां की आंखें चौड़ी हो गईं। एकदम शिथिल पड़ी मां के हाथों में जाने कहां से ताकत आ गई और उन्होंने हृदयम का लॉकेट उसकी शर्ट से बाहर निकाल कर देखा। लॉकेट का रंग सफेद से लाल हो गया था। मां ने मामला समझ लिया। वो बोली, तो तुझे भी बुलाया है उन्होंने? मत जा बेटा, मर जाने दे अपनी मां को। वहां जाएगा तो वापस नहीं आएगा उनकी ही तरह। मत जा। किनकी तरह मां? हृदयम कंफ्यूज्ड था। इतने में एक डॉक्टर घुस आया। ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? पेशेंट के इतने नजदीक बैठे हो। एक तो तुमने अभी तक बिल्स क्लियर नहीं किए, ऊपर से रूल्स तोड़ रहे हो। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर अपनी बात खत्म करता, हृदयम बड़ी फुर्ती से उठा और डॉक्टर को गले से पकड़कर उठा दिया। अपने भीतर ऐसी ताकत उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ना ही उसे देखकर कोई कह सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। उसके गले में लटका लॉकेट चमक रहा था। उसकी गर्मी हृदयम को महसूस हो रही थी। उसने डॉक्टर को बहुत ऊपर किया और बोला, सुन डॉक्टर, मैं कुछ घंटों के लिए हिमालय जा रहा हूं। अगर तब तक तूने मेरी मां को जिंदा नहीं रखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर उसने डॉक्टर को छोड़ दिया। डॉक्टर खांसने लगा। फिर वो लड़की की तरफ मुड़ा और बोला, तुम मेरी मदद करना चाहती थी ना? नेपाल के लिए एक फ्लाइट बुक कर दो मेरे लिए। नेपाल? लड़की की आंखों में आंसू और आश्चर्य दोनों थे। हां, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मुझे मेरी मां को बचाना है। मैं घर जाकर कपड़े ले आता हूं। तुम जल्दी से फ्लाइट बुक करो। ओके। तुम्हारा नाम क्या है? हृदयम। और तुम्हारा? प्रकृति। नाइस मीटिंग यू प्रकृति। कुछ समय बाद हिमालय की बर्फीली हवाओं में हृदयम बमुश्किल चल पा रहा था। ठंड की मारे वो कांप रहा था, लेकिन उसके लॉकेट की गर्मी से उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। उसे महसूस हुआ कि जब वो दिल्ली से चला था तो लॉकेट इतना गर्म नहीं था। जैसे जैसे वो हिमालय के नजदीक आया, लॉकेट की गर्मी बढ़ती गई। प्लेन में जब वो सो रहा था तो उसे पहले की बातें याद आ रही थीं। एक दिन में इतना सब कैसे हो गया? वो ये सब बातें पचा ही नहीं पा रहा था। कुछ ही घंटों पहले उसका शरीर हवा में था और कुछ घंटों बाद वो खुद से चल के हवा में उड़ते प्लेन में बैठा था। वो और कर क्या सकता था? उसके पास क्या चारा था? वहां उसकी मां ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।
यहाँ वो उन्हें छोड़कर प्लेन में बैठा था। जाने कहां जा रहा है, क्या करे, इलाज का पैसा नहीं है तो कुछ तो करना होगा। आखिर कोई रिश्तेदार मदद करने को तैयार नहीं है, ना कहीं और से मदद मिल सकती है। कॉलेज के अच्छे अच्छे दोस्तों के अमीर बाप भी एक कौड़ी नहीं देना चाहते। दोस्तों के सामने उसकी इमेज गिर रही है, सो अलग। अपने इस निकम्मेपन पर उसे इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। वो सोचने लगा, यार, माँ ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि उनको इतनी बड़ी कोई बीमारी भी है। हृदय को महसूस हुआ था जैसे उसका दिल फट के बाहर आ जाएगा। माथे की नसें खिंच रही थीं, जैसे अभी तड़ाक से कोई आवाज होगी, कोई नस फटेगी और उसकी आंखों से खून बह जाएगा। तभी उसके गले का लॉकेट गर्म हुआ और फिर से वही सफेद रोशनी हुई। उसके जैसे दिखने वाला आदमी फिर आया था। उसने हृदय को सारे रास्ते बताए, यह भी बताया कि कैसे उन रास्तों पर खतरा होगा, लेकिन वो खतरे उसकी काबिलियत की परख के लिए होंगे। मगर उस आदमी ने हृदय को मंजिल की केवल एक झलक भर दिखलाई थी। कोई अंधेरी गुफा जिसकी छत से सैकड़ों हजारों चमगादड़ लटके हैं, जिसकी दीवारों पर दुनिया भर के जहरीले सांप चल रहे हैं और जहां जगह जगह खून के छोटे छोटे तालाब बने हैं। यहां तक का रास्ता हृदय को खुद तय करना था। ये सब सोचते हुए बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के बीच हृदय चलता चला जा रहा था कि अचानक कोई आवाज हुई, जैसे किसी शेर ने दहाड़ा हो। हृदय रुक गया, आंखें बंद करके आवाज की तरफ ध्यान लगाया। आवाज फिर हुई, हृदय के ठीक पीछे। कोई खूंखार जानवर लगता है। तीसरी बार आवाज आई और पीछे से नुकीले दांतों वाले एक एंशिएंट शेर ने हृदय के ऊपर छलांग मार दी। हृदय फुर्ती से परे हो गया और उसने एक पोजीशन ले ली। तभी दाईं ओर, बाईं ओर और सामने से 3 और शेर आ गए। हृदय की हालत खराब हो गई, लेकिन उसे अपने लॉकेट की गर्मी के साथ ताकत भी मिल रही थी। लॉकेट लाल होकर चमक रहा था। सामने वाले शेर ने हृदय के ऊपर दहाड़ते हुए छलांग लगाई और हृदय पीछे की ओर झुक गया। पीछे मुड़कर उसने शेर को एक जोर की किक मारी। शेर बहुत दूर जाकर गिरा। फिर बाकी बचे शेरों में से 2 ने एक साथ हमला किया। एक का पंजा हृदय के गले पर लगा और खून की एक धार लॉकेट तक बह गई। लॉकेट ने सारा खून सोख लिया और हृदय को लगा जैसे उसके हाथों में 10 हाथियों की ताकत आ गई है। उसने दोनों शेरों के जबड़े पकड़े और एक ही झटके में उन्हें अलग कर दिया। शेर छटपटा के मर गए। बचे हुए शेर ने खून भरी आंखों से उसकी ओर देखा और उसके ऊपर इतनी फुर्ती से कूदा कि हृदय को कुछ समझ ही नहीं आया। शेर ने उसको जमीन पर दबा दिया था। नीचे बर्फ की बेजोड़ ठंडक, ऊपर खूंखार शेर और उसके बदन में दौड़ती गर्मी, सब हृदय के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। शेर अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ने ही वाला था कि उसने अपने पैर शेर की पेट पर रखे और उसे हवा में उछाल दिया। शेर धम से नीचे गिरा। फिर सारे शेर राख की तरह हवा में उड़ गए। कोहरा एकदम साफ हो गया और बर्फीली हवाएं चलना बंद हो गईं। बर्फीली हवाएं भी चलना बंद हो गई थीं। आगे का रास्ता हृदय को साफ नजर आ रहा था, लेकिन आगे चलने के बाद उसे 2 मोड़ दिखे। दोनों एक जैसे थे। दोनों के आखिरी छोर पर दूर एक गुफा दिख रही थी, लेकिन उसे किसी एक रास्ते पर ही जाना था। गलत रास्ता चुन ले तो शायद उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाए। हृदय को याद आया, उसके जैसे दिखने वाले उस आदमी ने कहा था कि लॉकेट की सुनना, लेकिन इस समय लॉकेट सामान्य तौर पर गर्म ही था। लॉकेट की सुनने के लिए भी दोनों रास्तों में से एक पर जाना ही था। हृदय ने बायां रास्ता चुन लिया। उसने ये रास्ता इसलिए भी चुना क्योंकि दोनों रास्तों को गौर से देखने पर दायां रास्ता सुंदर और हरा भरा था, लेकिन बायां रास्ता वीरान मकड़ी के जालों से पटा और अंधेरे में डूबा था। हृदय को लगा था कि इतनी असामान्य जड़ी बूटी इतने आसान रास्ते पर नहीं मिलेगी। तभी उसने कठिनाइयों वाला रास्ता चुना। अब उसके हर एक कदम के साथ लॉकेट की गर्मी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुड़कर दूसरे रास्ते की ओर देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उस रास्ते पर एक बड़ा सा सांप बैठा था जो आग उगल रहा था। इससे कैसे लड़ता वो? खैर, थोड़ी ही देर में गुफा आ गई। लॉकेट इतना गर्म हो गया था कि उसने उसे निकालकर हाथ में ले लिया
वो एक सितारे की तरह चमक रहा था। यहां उसे वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसने अब तक झेली थी। रिश्तेदारों के ताने, गरीबी में जीने का दर्द, बचपन से ही पिता के ना होने की मुश्किल, माँ का संघर्ष और अब उनकी बीमारी। गुफा के अंदर या तो कोई रास्ता निकलेगा इस सब का या कोई खतरा। जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ा। गुफा ठीक वैसी ही थी जैसे उसने देखा था। लटके चमगादड़, सरकते सांप और खून के तालाब, अंधेरा और अजीब सी गंध। उस गुफा से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी। चारों तरफ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां थी। उनको देखकर हृदय को उनके बारे में पता चल रहा था, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा था उनको। गुफा के थोड़ा भीतर उसने ध्यान से देखा तो कोई आदमी इधर पीठ किए एक पत्थर पर ध्यान की मुद्रा में बैठा था। कमर तक लटके लंबे उजड़े घुंघराले से बाल, पतला सा बदन, केवल एक लंगोट पहने हुए था। लग रहा था जैसे सालों से खाना न खाया हो। उसके बदन का रंग इतना मटमैला था जैसे सदियों से पानी न छुआ हो। हेलो, हृदय ने पुकारा। बड़ी देर लगा दी बेटा तुमने तो। ये कहकर आदमी हंसा। कौन है आप? हृदय एकदम सावधान हो गया। अरे फिर वही सवाल, पूछो कि तुम कौन हो। मैंने तो अपनी पहचान के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, पर क्या तुम ऐसा कर पाओगे बेटा? बेटा बोलना बंद कीजिए मुझे। मैं आपका बेटा नहीं हूं। बस इतना बताइए कि कौन है आप और मैं यहां पर क्यों आया हूं। हृदय को डर लगने के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। हाँ, ये बढ़िया सवाल किया तुमने। तुम यहां क्यों आए हो? चलो बताते हैं। ऐसा कहकर वो आदमी उठा और हवा में एक हाथ ऊपर किया। इसी के साथ हृदय के गले का लॉकेट उसके गले से निकलकर उस आदमी के हाथ में पहुंच गया। घबराकर हृदय ने 2 कदम पीछे ले लिए। उससे कुछ बोला न गया। इस लॉकेट में मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें वो आयुर्वेदिक शक्तियां हैं जो किसी इंसान को सुपर ह्यूमन बना दें। इलाज की शक्ति, विनाश की काबिलियत, कल्पना करने की अबाध क्षमता और इंसान की नसों तक में देख सकने की योग्यता, सब इस छोटे से लॉकेट में है। इसलिए तुम उस एक्सीडेंट से बच गए, इसलिए तुम उन शेरों से लड़ पाए, और इसीलिए ही तुम्हें ये जड़ी बूटियां जानी पहचानी लग रही हैं। ये लॉकेट तुम्हारा साथी है अब, जो कभी मेरा था। आते हुए मैंने शारदा को ये लॉकेट दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हें ये दे दे, यानी जब तुम योग्य हो जाओ तो दे दे। लेकिन उसने शायद इसकी कीमत नहीं जानी और मेरी आखिरी निशानी मानकर तुम्हें ये दे दिया। अब जब दे ही दिया है तो तुम्हें इसकी परख पर खरा उतरना होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या तुम इसकी शक्तियों को संभाल पाओगे? इतना कहकर वो आदमी मुड़ा। उसकी लंबी दाढ़ी के पीछे हृदय को अपना चेहरा और अपनी ही आंखें दिखी। उसे देखकर हृदय की आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा? घर से सैकड़ों मील दूर हिमालय की किसी अंधेरी गुफा में हृदय चकित खड़ा था। दीवार पर सांप चल रहे थे, छत पर चमगादड़ लटके थे, जमीन पर कितने ही गड्ढे थे जिनमें खून भरा था। आसपास अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां, और सामने खड़े थे उसके पिता, वही पिता जिनके बारे में हृदय को उसकी मां ने बताया था कि वो मर चुके हैं। वही पिता जो हृदय और उसकी मां को छोड़कर यहां इस गुफा तक आए थे अपना सपना पूरा करने के लिए, बगैर किसी औजार के, बगैर किसी संसाधन के, केवल जड़ी बूटियों के माध्यम से किसी भी बीमारी का इलाज करने की काबिलियत पाने का सपना लेकर। हृदय के मर चुके पिता अपने मरे हुए सपने के साथ हाड़ मांस में जिंदा उसके सामने खड़े थे। पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया, एक टक उनको देखता रहा। फिर उसने पूछा, पर आप तो मर गए थे। उसके पिता हंसे, फिर फिल्मी अंदाज में बाहें फैलाकर बोले, डॉक्टर अमर को मार दे, ऐसी कोई बीमारी बनी ही नहीं आज तक बेटा। फिर वो अपने बेटे की आंखों में देखकर बोले, लेकिन सवाल यहां मेरे मरने जीने का नहीं, तुम्हारा है। अगर आप जिंदा थे
तो माँ को और मुझे देखने क्यों नहीं आए? पता भी है आपको कितनी मुश्किल भरी जिंदगी जी है हमने। हृदयम थोड़ा गुस्से में था। मैं फिर वही कहूंगा, सवाल मेरा नहीं तुम्हारा है। लेकिन आप हमें छोड़ कैसे सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है हम। सवाल तुम्हारा है बेटा। मां मरने वाली है पापा। आपकी पत्नी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और आप यहां हैं। सवाल शारदा का भी नहीं है, तुम्हारा है। क्या सवाल लगा रखा है आपने? कैसा सवाल? कौन सा सवाल? उधर मेरी मां मौत की कगार पर है और आपको सवाल जवाब खेलना है। किस सवाल की बात कर रहे हैं आप? हृदयम गुस्से से कांप रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? हृदयम को तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। उसके पिता ने फिर पूछा, क्यों आए हो तुम यहां पर? बताओ। मां का इलाज खोजने। हृदयम हकलाकर बोला, कैसे पता लगा तुमको यहां आना है? हृदयम ने अपने पिता के हाथ में लटके लॉकेट की ओर इशारा किया। उस लॉकेट से पता चला। कैसे? मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, भयंकर एक्सीडेंट। उस लॉकेट ने मुझे बचाया। फिर मुझे कोई सपने जैसी चीज आई। उसमें मैंने किसी को देखा जो मेरे जैसा दिखता था। मैंने, यानी उस इंसान ने मुझे बताया कि मुझे यहां आना चाहिए। तो वो तुम नहीं थे। फिर कौन था? मैं था। यह सुनकर हृदयम की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप? लेकिन आप तो... हाँ मालूम है, अभी वैसा नहीं दिखता, लेकिन शेव कर लूं, नहा लूं तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लगूंगा। डॉक्टर अमर ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। हृदयम अभी भी कंफ्यूज्ड खड़ा था। उसके पिता बोले, वो सब छोड़ो, बताओ कैसे करोगे इलाज अपनी मां का? मुझे क्या पता, आप यहां तक लाए हैं तो आप ही बताइए। सही बात है। यह कहकर उन्होंने लॉकेट हृदयम की तरफ उछाला और कहा, पकड़े रहो, पहनना मत अभी। हृदयम ने लॉकेट को कैच किया और खड़ा रहा। यह लॉकेट मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैंने इसमें... इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, हृदयम ने बीच में टोक दिया। हाँ मालूम है। ये लॉकेट आपका है और आपने इसमें चमत्कारिक शक्तियां डाली हैं और आपने मां से कहा था कि मुझे दे दें जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने पहले ही दे दिया। मालूम है सब, आप बता चुके हैं। आगे बताइए, करना क्या है इसका? वही बता रहा हूं, धैर्य नाम की चीज नहीं है आज की पीढ़ी में। अपना हाथ आगे करो। हृदयम ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे किया। अब देखो क्या दिख रहा है? हृदयम ने मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और कहा, हाथ, और क्या? अरे रे, तुम सच में मेरे ही बेटे हो। अरे ध्यान लगाओ, हाई स्कूल की बायोलॉजी में एनाटॉमी की क्लास ली थी ना? स्किन, वेन्स, मसल, बोन्स, सब याद है? हाँ। हृदयम सर खुजाने लगा। वो सब देखने की कोशिश करो। लेकिन कैसे? मैं नंगी आंखों से कैसे देखूंगा वो सब? हृदयम फिर कंफ्यूज्ड था। कोशिश करो, ध्यान लगाओ। हृदयम ने जोर लगा के अपने हाथ की तरफ देखा, फिर आंखें लगभग पूरी बंद करके देखा। उसे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी। उसके पिता ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर थोड़ी देर और सोचा, तब बोले, वो सांप देख रहे हो उधर? हृदयम ने उधर देखा। काले रंग का एक सांप जिसकी स्किन चमक रही थी, धीरे धीरे दीवार पर रेंग रहा था। हाँ। कौन सा सांप है? ब्लैक मांबा। हृदयम ने झट से पहचान लिया। अरे वाह, लॉकेट काम कर रहा है लगता है। कैसे तुरंत पहचान लिया तुमने? नहीं, वो नेट जियो पर एक शो देखा था, उसमें था ये सांप। हद तेरी की। ठीक है, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। ये सुनकर डर के मारे हृदयम का गला सूख गया। मैं कैसे? काट लेगा तो मर जाऊंगा। ब्लैक मांबा का जहर पता है कितना खतरनाक होता है? घंटे भर में आदमी मर जाएगा उससे।
अब तुम अपने बाप को सिखाओगे? जाओ पकड़ कर लाओ। हृदयम के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो डरते डरते आगे बढ़ा। थूक निगलते हुए उसने हाथ आगे किया। धीरे धीरे सांप की तरफ हाथ को आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही सांप झट से मुड़ा और उसने अपने तेज दांत हृदयम के हाथ में गाड़ दिए। हृदयम की चीख निकल गई। डर के मारे वो जोर से रोने लगा। वो अपना हाथ पकड़कर अपने पिता को दिखाने लगा। देखिए, कहा था ना काट लेगा। आपने जानबूझकर भेजा था मुझे उसके पास। अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। हृदयम की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसके पिता ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब देखो। अरे क्या देखूं? अब क्या देखने को बाकी है? अपना हाथ देखो। आपकी तो नौटंकी ही खत्म नहीं हो रही। यहां मेरी जान जाने वाली है और आपको ये सब सूझ रहा है। बस अपना हाथ देखो। ऐसे देखो जैसे केवल देखने भर से ही ठीक हो जाओगे। हृदयम ने पहले गुस्से में अपने पिता को देखा, फिर अपने हाथ की ओर नजरें फेरी। उसके हाथ की एक एक नस, एक एक मांसपेशियां उसे साफ साफ दिखने लगी। अपने हाथ की हड्डी भी वो देख पा रहा था। वो ये भी देख पा रहा था कि कैसे सांप का जहर उसके खून के रास्ते उसके दिल तक पहुंच रहा है और जगह जगह थक्के जमा हो रहे हैं। अपने दिल को तेज तेज धड़कते भी वो देख पा रहा था। उसे ये भी दिखने लगा कि कितनी देर में वो मर जाएगा। उसे पता चल रहा था कि उसका हाथ कुछ ही देर में काम करना बंद कर देगा और उसे लकवा मार जाएगा। जहर ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया और हृदयम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके हाथ में पड़ा लॉकेट जलने लगा, चमकने लगा। उसने लॉकेट की तरफ देखा, फिर अपने पिता की ओर। पहन लो उसे, उसके पिता आराम से बोले। हृदयम ने तुरंत लॉकेट पहना और हाथ की तरफ देखा। जहर सांप के काटे हुए निशान पर लौटने लगा। थक्के कम होना शुरू हुए, खून का बहाव कम होने लगा, दिल की धड़कनें भी धीमी होनी शुरू हुई। जहर एक जगह इकट्ठा होकर उड़ गया और हृदयम एकदम ठीक हो गया। इसके साथ ही जलता चमकता हुआ लॉकेट अब सामान्य हो गया। की शक्ति पहली बार देखी थी, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब अपने आप को ठीक होते उसने नहीं देखा था। वरना वो देख पाता कि कैसे उसकी टूटी हड्डियां जुड़ी, फिर कटे छिले निशान भरना शुरू हुए और बहा हुआ खून अपने आप वापस बन गया। पर अभी उसने उस लॉकेट की इलाज की शक्ति साफ साफ देखी। उसने नजरें उठाकर अपने पिता की ओर देखा। वो जरा पास आ गए थे, फिर लॉकेट की ओर इशारा करके बोले, इस लॉकेट में केवल इलाज की शक्ति ही नहीं, बल्कि मर्ज पहचानने की अनूठी दृष्टि भी है। ये तुमको इंसानी शरीर में ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जो हाईटेक मशीनें भी ना दिखा पाए। कोई दवाई किसी अंग पर काम कर रही है या नहीं, वो भी इस लॉकेट की वजह से तुमको दिखेगा। शरीर के किस हिस्से में क्या दिक्कत है, ये लॉकेट तुम्हें सब दिखाएगा। उस दिक्कत के लिए क्या करना है, वो जड़ी बूटी का अंदाजा भी तुम्हें हो जाएगा। जैसे अभी जड़ी बूटियों की ओर देखो और बताओ इनमें से कौन सी जड़ी बूटी तुम अपने कटे हिस्से पर लगाते तो सही हो जाते। हृदय ने जड़ी बूटियों की ओर एक निगाह डाली और बोला, सर्पगंधा। हाँ, ये तुम नहीं जानते, ये लॉकेट जानता है। तुम अब सर्पगंधा पहचान भी सकते हो और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये लॉकेट तुम्हें गाइड करेगा, पर जो भी करना है, करना खुद तुमको ही है। हृदय चुपचाप खड़ा था। इतना सब समझ सकने के लिए अभी उसे वक्त लगने वाला था, बहुत वक्त। और ये बात उसके पिता को भी मालूम थी। उनको मालूम था कि ये लॉकेट अपने आप काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए आपके मन में लगन और जज्बा दोनों होने चाहिए। उनके बेटे के पास काबिलियत थी, लेकिन उसे पहचान पाने में अभी वो सक्षम नहीं था। वो जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागा है, क्योंकि उसकी मां ने कभी उसे महसूस ही नहीं होने दिया कि वो किसी मुश्किल स्थिति में है। उसके अंदर लगन और जज्बा दोनों ही कहीं छुपे बैठे हैं। वो ये भी जानते हैं कि जब हृदय वापस जाएगा तो अपनी मां का इलाज वैसे ही कर पाएगा जैसे उसने सांप के काटने पर अपने हाथ को अंदर तक देख लिया था। जब इंसान के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता तो वो सारे काम कर लेता है जिनसे उसे डर लगता है या जिनको करने के बारे में
उसने कभी सोचा नहीं होता है। माँ को बचाने के लिए हृदयम यहाँ तक चला आया, बगैर कुछ सोचे मुश्किलों से लड़ा। यानी उनको बचाने के लिए वो कुछ भी कर लेगा, किसी भी हद तक जाएगा, उनको बचा भी लेगा। लेकिन उसके बाद क्या? क्या वो इस लॉकेट की कीमत जान पाएगा? क्या उसका ये छोटा सा लक्ष्य पूरा होने के बाद उसे समझ आएगा कि इस लॉकेट की कीमत क्या है और इससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है? इसी बात की चिंता उनको थी और अपने बेटे को यह बताना, उसके अंदर लगन और जज्बा उपजाने का जिम्मा भी उन्हीं पर था। यह भी उन्हीं को करना था। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम इस लॉकेट की कीमत जानते हो बेटा? अभी अभी ठीक हुए अपने हाथ की तरफ देखकर हृदयम उत्साह से बोला, अरे हाँ पापा, बिल्कुल जानता हूं। क्या कमाल का लॉकेट है। पहले इसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, फिर इसने ब्लैक मांबा का कांटा ठीक किया। मेरी तो मौज ही हो गई। अब तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब जो कोई भी मुझे परेशान करेगा उसका तो मुंह तोड़ दूंगा मैं, और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये कहते हुए हृदयम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। और बस इसी का डर था डॉक्टर अमर को। ये इस लॉकेट का लक्ष्य नहीं है बेटा। उदास स्वर में वो बोले, हां जानता हूं, मां को बचाना इस लॉकेट का लक्ष्य है। नहीं, वो भी नहीं है। वो तो तब भी बच जाएगी जब उसके गले में तुम ये लॉकेट डाल दोगे। लेकिन इस लॉकेट का असली इस्तेमाल वो खुद नहीं कर पाएगी, तुमको ही करना होगा। तुम्हें वो करना होगा जो मैं खुद कभी नहीं कर पाया। गंभीर स्वर में उसके पिता बोले, आप क्या करना चाहते थे? इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना था मुझे। जब किसी को भी बीमारी से परेशान देखता था तो मेरा दिल बैठ जाता था, और ये लॉकेट उन परेशानियों को दूर करने के लिए ही था। अच्छा, तभी आपने ये लॉकेट बनाया, अब समझा, हृदयम ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। सीख जाओगे। तुमने जड़ी बूटियां पहचाननी सीख ली है, तुम धीरे धीरे उनका इस्तेमाल भी सीख जाओगे। और इस लॉकेट की एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगी। उसका इस्तेमाल जब तक बहुत जरूरी ना हो मत करना। और अगर मैं फेल हो गया तो? वैसे भी लोगों के लिए जिंदगी भर एक फेलियर ही तो रहा हूं। प्रैक्टिस से सब हासिल हो सकता है। अब जाओ, अपनी मां को बचाओ। फिर सोचना कि कौन हो तुम और क्या कर सकते हो। याद है ना, सवाल मेरा या तुम्हारी मां का नहीं, तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। हृदयम को अपनी मां का ख्याल आया और वो थोड़ा उदास हो गया। फिर बोला, मैं मां को ठीक करके रहूंगा। ये देखकर उसके पिता मुस्कुराए और बोले, गुड, वेरी गुड। फिर थोड़ा रुककर बोले, और हां बेटा, ये लॉकेट मेरा नहीं, ना ही मैंने इसे बनाया है। यह सुनकर हृदयम के माथे की लकीरें बिगड़ गईं। वो फिर कंफ्यूज हो गया, क्या मतलब? और तभी देखते ही देखते उसके पिता राख की तरह हवा में उड़ गए। गुफा में बाहर की रोशनी आने लगी। सांप, चमगादड़, गड्ढे सब जड़ी बूटियों में बदल गए। बाहर का रास्ता भी सामान्य हो गया। फिर एक आवाज आई, जैसे कोई आसमान से भविष्यवाणी कर रहा हो, मैं ही ये लॉकेट हूं, मैं खुद। इस लॉकेट के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। अब जाओ, अपनी मां को बचाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। उनको मेरा प्यार देना बेटे। हृदयम ने एक ठंडी आह भरी। उसका सर जमीन की तरफ झुक गया और वो धीरे से बोला, यानी आप सचमुच मर चुके हैं? कुछ समय बाद हिमालय से कुछ अच्छी बुरी यादें लिए उदास मन से हृदयम जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसकी मां को मृत घोषित कर दिया था। सारे डॉक्टर्स और नर्स जो उनके इलाज में लगे हुए थे अभी उनके पोस्टमार्टम की तैयारी में लगे थे। मां के शरीर से जुड़ी सारी मशीनों की बीप की एक भयंकर पतली आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और मां का शरीर शांत पड़ा था। कोई नर्स उधर भागकर कोई सामान ले आती थी, तो कोई डॉक्टर किसी तरह की दवाई तैयार कर रहा था, तो कोई नर्स बाहर भागकर किसी को फोन करती
अफरा तफरी मची हुई थी। प्रकृति वहीं खड़े खड़े ये सब देखकर रो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और करे तो क्या करे। आखिर ना तो वो हृदयम की मां को जानती थी, न हृदयम को ही, न उसके पास हृदयम का नंबर ही था जो उसे फोन कर बुलाती। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक हाथ में एक बैग लिए हृदयम उसके बगल से गुजरा और धड़धड़ाते हुए उस कमरे में घुस गया जहां उसकी मां का इलाज चल रहा था। दरवाजा खुलता देख सारे डॉक्टर और नर्स उधर मुड़े और सब उसे रोकने लगे। ए लड़के, कहां घुसे चले आ रहे हो? देख नहीं रहे इलाज चल रहा है। नर्स, इसे बाहर निकालो। एक डॉक्टर बोला। एक नर्स अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान मेज पर रख के आगे बढ़ी ही थी कि हृदयम ने उसे रोक दिया और ऊंची आवाज में बोला, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, पहले ही बता रहा हूं। नर्स डर के मारे वहीं रुक गई। सारे डॉक्टर्स भी सहम से गए। फिर हृदयम ने चारों ओर निगाह डाली। एक एक डॉक्टर और नर्स के भीतर तक देख पा रहा था वो। उनका धड़कता दिल, दौड़ता खून और ढेर सारी मांसपेशियां, वो सब उसे किसी रंगीन एक्सरे की तरह दिख रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी मां को देखा। वो जानता था कि डॉक्टर्स ने उसकी मां को मरा हुआ मान लिया है और अगर ये सच निकला तो शायद वो ये देख नहीं पाएगा, लेकिन उसे उधर देखना तो था ही। उसने देखा उनके शरीर का सारा खून मानो पानी हो गया हो और जगह जगह उसके थक्के बन गए थे। उनका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था और किसी भी अंग में किसी तरह की जान नहीं दिख रही थी। कैंसर पूरे शरीर में ऐसे फैल गया था कि उसे अब निकाल पाना मुश्किल था। यानी मां भी जिंदा है। हृदयम की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर उसने ध्यान दिया कि डॉक्टर्स उन्हें वहां से ले जाने की तैयारी में हैं। और बस वो वहां खड़े डॉक्टरों पर बरस पड़ा। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? किसने बना दिया तुम लोगों को डॉक्टर? इस वक्त उनके शरीर को जगे रहने की जरूरत है ताकि उनका शरीर इस बीमारी से खुद लड़ सके, और तुम लोग ये मशीन निकाल रहे हो। तुम लोगों से इलाज नहीं हो सकता तो फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है? इस तरह तुम लोग इंसान की जिंदगी से खेलते हो और अपने आप को डॉक्टर कहते हो। फिर उसने अपने बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और लगभग आदेश दिया, हट जाओ सामने से। एक डॉक्टर ने उसके सीने पर हाथ रख के उसे रोक दिया और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, What do you think you are doing? हृदयम गुस्से में था। वो बोला, मैं अपनी मां का इलाज करने जा रहा हूं। तुमको कोई दिक्कत? कैसे इलाज करने जा रहे हो? इन जड़ी बूटियों से? अरे मर चुकी हैं वो, कोई काम नहीं आएंगी ये जड़ी बूटियां। और बेटा, ये एक हॉस्पिटल है, कोई झाड़ फूक केंद्र नहीं। पेशेंट जब तक यहां इस हॉस्पिटल में है तब तक हमारी जिम्मेदारी है। घर ले जाकर जो मर्जी करना इनके साथ, झाड़ फूक पूजा पाठ जो मन में आए, चाहे तो इनकी बलि चढ़ा देना, लेकिन यहां कुछ नहीं। ये बोलते हुए डॉक्टर को अंदाजा हो गया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन अब तो बोल ही दिया था। अब उसको वापस लेना तो नामुमकिन था। मां जिस टेबल पर लेटी थी उसकी दूसरी साइड वो डॉक्टर खड़ा था जिसे हृदयम ने हिमालय जाने से पहले गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया था। उस घटना को याद करते हुए अपने गले पर उसने हाथ फेरा और जो डॉक्टर हृदयम से बात कर रहा था उससे बोला, सर जाने दीजिए सर, करने दीजिए उसे जो भी ये करना चाहता है। पागल है ये, कुछ भी कर सकता है। इसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा कि कोई भी मर जाए, लेकिन पता नहीं ये चल कैसे रहा है। छोड़ दीजिए इसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बलि चढ़ाने वाली बात बोल दी थी। हृदयम को वो बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उसके गले में लटका लॉकेट बहुत तेज चमका और हृदयम ने एक थप्पड़ डॉक्टर के गाल और गले पर मारा। डॉक्टर हवा में उड़कर दीवार से जा टकराया और मारे दर्द के कराहने लगा। मां के टेबल के आसपास खड़े डॉक्टर और नर्स ने अपने आप दो दो कदम पीछे ले लिए। गिरे हुए डॉक्टर की तरफ एक नजर डाल के हृदयम ने सबकी तरफ देखा और बोला, किसी ने भी अगर पुलिस को फोन करने की हिम्मत की तो बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं। सारे डॉक्टर और नर्स ने डर के मारे ना में सर हिलाया। हृदयम फिर धीमे कदमों से अपनी मां की ओर बढ़ा। उसने उनके पूरे शरीर को ध्यान से देखा। उनके कैंसर को ठीक से जांच परख के उसने एक जड़ी बूटी निकाली। उसके पत्ते तोड़ तोड़ के मां के सर पर रखे। फिर कुछ जड़ी बूटी को पास में रखे एक बीकर में डालकर उनका पेस्ट बनाया। फिर धीरे धीरे
उसे मां के मुंह में डाल दिया। उसके गले का लॉकेट चमकने लगा और उसने उसे पकड़कर धीरे से बुदबुदाकर कहा, पापा साथ देना। मां का शरीर अचानक छटपटा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उनको करंट लग रहा हो। ये देखकर सारे डॉक्टर्स डर गए। हृदय की मां का शरीर छटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनको करंट लग रहा हो। ये देखकर सारे डॉक्टर्स डर गए और टेबल के थोड़ा करीब आ गए। तभी उनमें से एक डॉक्टर बोलने लगा, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, पेशेंट इज डेड। वैसे भी सारा ब्लेम हॉस्पिटल पर आएगा, तुम भी हमें ही बोलोगे। अभी भी वक्त है, यहां से चले जाओ और हमें हमारा काम करने दो प्लीज। हमें इनका पोस्टमार्टम करने दो। बस तुम अपना ताम झाम लेकर इस कमरे से निकलो, प्लीज जाओ। तब तक नीचे जमीन पर गिरा हुआ डॉक्टर भी उठकर टेबल तक आ गया और उसने पेशेंट की हालत देखी। फिर हृदय से थोड़ी दूर पर खड़े होकर कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था ये हमें फंसा देगा, लेकिन नहीं, मेरी किसी ने सुनी कहाँ है आज तक। घर पर ना तो बीवी सुनती है और ना यहां तुम लोग। किस बात का सीनियर हूं मैं? सही कह रहे हैं आप सर। वो डॉक्टर जो अभी हृदय को जाने के लिए कह रहा था, टेबल के थोड़ा और नजदीक आ गया और फिर बोलने लगा, ये लड़का गजब बदमाश है, किसी की नहीं सुनता। ऐसा निकम्मा लड़का मैंने तो। वो अभी ये बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसे कहीं से आकर लगा। सब लोग हृदय की तरफ देखने लगे कि उसी ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया है पक्का। लेकिन वो तो चुपचाप खड़ा अपनी मां की तरफ देख रहा था। तब मां बोली, नालायक डॉक्टर, मेरे बेटे को ऐसा बोलता है कुत्ता। खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ और बोला तो। तभी हृदय फफक कर रो पड़ा। मां, तुम्हें होश आ गया। मां, तुम ठीक हो गई। थैंक यू पापा। ऐसा कहते हुए वो रोते ही जा रहा था। मां का थप्पड़ खाया डॉक्टर संभला और ये देखकर चकित रह गया कि जो औरत अभी मर गई थी वो अब सीधे हाथ चलाने लगी। क्या ही हिंसक परिवार है भाई। सारे डॉक्टर और नर्स भी आश्चर्य में खड़े थे। अभी जिस पेशेंट के लिए वो इतना परेशान थे, इतना डरे हुए थे कि उसके बेटे को क्या जवाब देंगे, वो ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि उसने एक डॉक्टर को थप्पड़ भी मार दिया था। कैसे? इस लड़के ने क्या किया? हृदय अपनी मां से लिपट गया और ज्यादा जोर से रोने लगा। उसकी मां उसे शांत कराने में लग गई और ढेर सारे सवाल पूछने लगी, जैसे तू कब लौटा, तूने वहां क्या देखा, तुझे वहां क्या मिला, और अगर मैं इतनी फिट महसूस कर रही हूं तो मैं हॉस्पिटल में क्यों हूं? और सबसे बड़ा सवाल उनका यह था कि कब तक मेरे ऊपर लदा रहेगा? हट, मुझे उठने दे, सांस नहीं आ रही। हृदय हंसते हुए उनसे परे हटा, फिर उनका हाथ पकड़कर नीचे उतारा और बोला, कर चलो, मैं सब बताता हूं मां, क्या क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मां ने चप्पल पहनी और अपने बेटे के साथ चलने लगी। एक डॉक्टर को देखकर उन्होंने कहा, बेटा खाना खाया करो, कितने दुबले हो। हृदय ने उन्हें कमरे से बाहर किया। तब तक सारे डॉक्टर सन्न खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब इलाज ऐसे ही हो जाना है तो उनकी डिग्री का क्या काम है। फिर उनमें से एक को एहसास हुआ तो वो चिल्लाया, अरे रोको उस लड़के को। सारे बाहर भागे और हृदय को रोक कर कहने लगे, आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले बिल भरिए। और ये आपने क्या किया वो बताएं हमें। हम बगैर चेकअप के पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आपने पता नहीं कौन सा मंत्र मारा है, अभी आपको रुकना पड़ेगा। हृदय एक साथ इतने सवाल सुनकर परेशान हो गया। वो बोला, अरे किस बात के पैसे? मेरी मां की जान लेने के लिए? मैंने बचाया है अपनी मां को, आप लोग तो उनकी जान ले ही चुके थे, किस बात का बिल भरूं मैं? और हां, मेरी मां एकदम हेल्दी है और आराम से घर जा सकती हैं। आपको कोई चेकअप करने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं इनकी। तभी एक डॉक्टर बोला, हम कैसे मान ले? सोर्स क्या है आपका ये कहने के पीछे? कौन सी मेडिकल डिग्री है आपके पास कि जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी मां को हेल्दी कर दिया है? हृदय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये बात उसको थोड़ी चुप भी गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। बताइए, डॉक्टर अभी भी उससे पूछ रहा था। हृदय को कुछ समझ नहीं आया तो वो मुड़कर वापस जाने लगा। डॉक्टरों ने देखा
कि वो ऐसे ही चले जा रहा है तो उन्हें कुछ और नहीं सूझा। सीनियर डॉक्टर चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, रोको इन मां बेटे को, इन्हें बाहर मत जाने देना, बगैर बिल भरे जा रहे हैं ये। 2 गार्ड भागते हुए आए और उन्होंने हृदयम को पकड़ लिया। 2 नर्स उसकी मां को पकड़कर स्ट्रेचर पर बिठाने लगी। हृदयम ने हाथापाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मां के वहां होने की वजह से वो कोई मारपीट नहीं करना चाहता था। वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई बवाल खड़ा हो, लेकिन इस हॉस्पिटल से निकलना भी जरूरी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो लोग उसकी मां को लेकर भी जा रहे थे। तभी गेट से प्रकृति अंदर आई। उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी भी थे। कोई महंगा सा सूट पहना था उन्होंने और हाव भाव से बहुत संभ्रांत मालूम होते थे। उनको देखते ही सारे डॉक्टर सीधे खड़े हो गए और उन्हें गुड इवनिंग कहने लगे। दोनों गार्ड्स ने भी उन्हें सलाम किया। तब प्रकृति ने उनसे कहा, पापा, ये रहा हृदयम। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी ऐसे आपके सामने खड़ा है। प्रकृति के पापा थोड़ा आगे आए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। हृदयम ने उनसे हाथ मिलाया। वो बोले, सो यंग मैन, मेरी बेटी तो कह रही थी कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था और मैं डर गया कि वो कहीं किसी मुसीबत में ना हो, लेकिन तुम तो ऐसे खड़े हो, हाउ कम? हृदयम पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने बात संभाली। जस्ट अ माइनर क्रैश सर, आपकी बेटी डर गई थी बस, और कुछ नहीं। ओह, साउंड्स गुड। यू सी, उसने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है, शायद इसीलिए। खैर, फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और पूछा, क्यों भाई, इन गार्ड्स ने तुम्हें क्यों पकड़ा है? अरे ये लोग बिना बात के परेशान कर रहे हैं सर। पहले भी मां के ऑपरेशन के लिए परेशान किया जब हम खुद इतने परेशान थे, और आज भी देखो आप। इससे पहले कि हृदयम कुछ और बोलता, एक डॉक्टर आगे आया और बोला, नहीं सर, परेशान नहीं कर रहे हैं, ये लोग बगैर बिल दिए जा रहे थे इसलिए, और इनकी मां का इलाज किया है हमने, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना इन्हें। प्रकृति के पापा ने उस डॉक्टर को घूर कर देखा और बोले, तो इतनी सी बात के लिए तुम इनकी ऐसी बेइज्जती करोगे? अरे अब ये हमारी बेटी के दोस्त हैं, जाने दो इन्हें। गार्ड्स ने हृदयम को छोड़ दिया और आगे चले गए। प्रकृति के पापा भी उन दोनों को वहीं अकेला छोड़ के हृदयम की मां का हालचाल लेने चले गए। हृदयम ने प्रकृति से कहा, थैंक्स। कौन है तुम्हारे पापा यार? उनका इतना रौब है। अरे इट्स नथिंग, प्रकृति बोली। फिर उसने आगे कहा, ये हॉस्पिटल उन्हीं का है। और तुमने प्रकृति मेडिकल कॉलेज का नाम सुना है? सुना ही होगा, उसके प्रिंसिपल हैं पापा। दैट्स व्हाई ये सब, यू नो। हो अच्छा। हृदयम के दिमाग में एक आइडिया आ गया, पर उसने कुछ और बोला। सो तुम्हारे पापा ने तो कह दिया हम दोस्त हैं, तो फिर हम भी मान लें अब, फ्रेंड्स? प्रकृति ने हृदयम के बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाया और बोली, फ्रेंड्स, कल सीपी में मिलें, वहां एक अच्छा रेस्टोरेंट है। श्योर। हृदयम ने हामी भरी और सोचा कि वो वहीं पर प्रकृति से वो बात भी कर लेगा जिसकी उसे इस समय बहुत जरूरत थी। चलो अच्छा है। अगले दिन सीपी के आउटर सर्कल पर हृदयम हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। प्रकृति अभी नहीं आई थी। मिलने का समय दोनों ने शाम के 6 बजे तय किया था और अभी 6:45 हो रहे थे। फिर भी प्रकृति का कोई अता पता नहीं था। हृदयम थोड़ा चिढ़ रहा था और वापस लौटने का सोच रहा था, लेकिन क्योंकि उसे प्रकृति से बहुत जरूरी बात करनी थी, तो उसने कुछ देर और इंतजार करने का फैसला किया। हालांकि उसे लग रहा था कि ये अमीर घर की लड़की है, उससे क्यों ही मिलेगी। पहली बार मिली भी तो एक्सीडेंट होने पर। एक तो अमीर, उस पर से इतनी सुंदर, तो उस जैसे एवरेज लड़के को क्यों ही भाव देगी। अपने फैसले पर अफसोस कर रही होगी शायद, इसलिए घोस्ट कर रही है। खैर, कौन सा ये नया है, पहले भी तो हुआ ही है। हृदयम ऐसा सोच ही रहा था कि सड़क पर एक गाड़ी ने जोर का ब्रेक लगाया। पीछे के दरवाजे से बड़ी जल्दी में प्रकृति उतरी। हृदयम ने देखा, लाल सलवार सूट में वो कितनी प्यारी लग रही थी। उसने बाल भी खुले रखे थे और दुपट्टा केवल एक ही कंधे पर था। उसने खिड़की से झांककर ड्राइवर को पैसे दिए। तब तक हृदयम चल के उसके थोड़ा नजदीक आ गया था। ड्राइवर गुस्से में था। वो कह रहा था, मैडम,
इतनी जल्दी में रहा करो तो खुद गाड़ी चलाकर आया करो। हमें तेज चलाने को बोलोगी, कुछ होगा तो पुलिस हमें पकड़ेगी, आपको थोड़ी। आप तो पैसेंजर हो। बताओ, अगर आज उस रिक्शे वाले को कुछ हो गया होता तो? प्रकृति ने ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाया और बोली, अरे सॉरी भैया, कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई वेट कर रहा है मेरा, इसलिए थोड़ा जल्दी करने को बोल दिया। हाँ कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना मैडम, किसी के भी साथ जाना, मेरे साथ तो आप मत ही आना मैडम, कान पकड़ता हूं। ऐसा कहकर ड्राइवर चला गया। हृदय ने सारी बातें सुन ली थी। उसने पास आकर प्रकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाय प्रकृति। अचानक किसी के टच करने पर प्रकृति चौंक गई और उसकी तेज चीख निकल गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे। यार तुम तो पिटवाओगी, मैं ही हूं, कोई चोर डाकू थोड़ी, हृदय ने झेंपते हुए कहा। इस पर प्रकृति हंसते हुए बोली, आई एम सॉरी यार, मुझे लगा नहीं था कि तुम एकदम ही पीछे होगे। मैंने सोचा कौन खड़ा है मेरे इतने पीछे। फिर बातों ही बातों में दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। प्रकृति ने बात आगे बढ़ाई, ये फूल मेरे लिए हैं या किसी और से मिलने जाना है? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हृदय ने अपने सर पर हाथ मारा और फिर उसे फूल देते हुए बोला, थैंक्स प्रकृति, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जो तुमने एक अनजान के लिए किया है। अरे नहीं यार, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, और दोस्ती में ये सब मुझे पसंद नहीं। चलो कुछ और बातें करते हैं, प्रकृति ने कहा और फिर पूछा, बहुत देर से वेट कर रहे थे? हाँ काफी देर से, अब तो भूख भी लग गई है, हृदयम बोला। चलो ना खाते हैं फिर। प्रकृति ने यह कहा ही था कि इतने में वेटर ने आकर ऑर्डर लिया और खाना लेने चला गया। हृदयम और प्रकृति दोनों ही अपने खाने का इंतजार करते हुए बातें कंटिन्यू करने लगे। हृदयम ने वाजिब सवाल पूछा, यार तुम्हारा और एक्सीडेंट का क्या कनेक्शन है? आज भी एक्सीडेंट होते होते बचा ना तुम्हारे साथ? प्रकृति ने हंसते हुए कहा, हाँ यार क्या बताऊं, मैं इतनी क्लमजी हूं ना, चलते चलते गिर जाती हूं। आज भी मैं दिन में सो गई थी, फिर अचानक मेरी नींद खुली तो याद आया कि तुमसे मिलना है। पापा ने गाड़ी ले जाने से मना कर दिया कि अभी ही एक्सीडेंट हुआ है एक। मैंने भी सोचा ठीक ही तो कह रहे हैं। फिर मैंने कैब बुलवाई, उसको मैंने कहा तेज चलाए, तो उसने एक रेड लाइट पार कर दी। सामने से रिक्शे वाला आ रहा था। इतने कम मार्जिन से बचे हैं ना हम लोग कि क्या बताऊं। इसी वजह से लेट हो गया। मेरे साथ हमेशा खराब ही होता है। अरे मेरा मिलना खराब था मतलब? हृदय ने चिढ़ाते हुए कहा। प्रकृति बोली, नहीं, तुमसे तो मिलना ही था, वरना मैं अपनी नींद खराब नहीं करती। इतने में वेटर खाना ले आया। दोनों मजे से खाने लगे और बात भी करते रहे, एक दूसरे की पसंद नापसंद, कौन सी फिल्म पसंद है, कौन सी जगह, खाली वक्त में क्या करना पसंद है, वगैरह वगैरह। हृदय को लगा कि उसकी और प्रकृति की दुनिया एकदम अलग है। हृदय के दिमाग में तो बस आज जो बात उसे प्रकृति से कहनी थी वही गूंज रही थी। हृदय कश्मकश में था। उसके दिमाग में बस वही बात गूंज रही थी जो उसे प्रकृति से कहनी थी। इसने मुझ पर बहुत एहसान किया है, तो कैसे कहूं, कहां से शुरू करूं? इसी उलझन में हृदय पड़ा हुआ था। और फिर अचानक ही हृदय वो दिन याद करने लगा जब वो प्रकृति के गाड़ी के आगे आ गया था ताकि वो अपनी मां का इलाज करा सके। उसे वो सारी बीती बातें याद आ रही थी जो लोगों ने उसे मदद मांगने पर बोली थी। डॉक्टरों की बातें, दोस्तों, रिश्तेदारों के ताने, वो सब उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अरे और कितना पैसा लेगा हमसे भाई? एक बार तुमको पैसे क्या दे दिए, तुम तो माथे पर ही चढ़ गए। पिछला हिसाब क्लियर करो पहले। देखो बेटा, हम खुद ही इतने परेशान हैं, तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? अरे नहीं मरेगी तुम्हारी माँ, हम दुआ करेंगे उनके लिए। कहां से 1.5 लाख रुपए दे तुमको इतनी महंगाई में? तुम कुछ करते धरते भी तो नहीं हो कि वापस आने की कोई गारंटी भी हो पैसों की। समय रहते कुछ काम खोज लेते ना हृदयम, तो ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। ब्लडी पैरासाइट, आइंदा फोन मत करना। देखिए मिस्टर हृदयम, we need to do this surgery on your mother, otherwise she won't survive. We advise you to kindly arrange the money for us.
so that we can proceed. सर, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे काम नहीं करता है। आपको पहले से है। नहीं सर, आप बाद में डिपॉजिट नहीं कर सकते। सॉरी सर, वी कांट हेल्प यू। अरे दुनिया में बहुत से लोगों को कैंसर होता है, सब नहीं मरते। और फिर इन्हीं सब बातों ने हृदयम के दिमाग में इतना दबाव बना दिया था कि वो किसी लड़की की गाड़ी के आगे आ गया था और आज उसी लड़की के साथ बैठकर वो खाना खा रहा था। लेकिन उसकी चिंता अभी दूर कहां हुई थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उनके टेबल के पास एक लड़का आ गया और प्रकृति को देखकर बहुत नाटकीय अंदाज में तालियां बजाने लगा। ये रोनित था। प्रकृति ने तुरंत उसे पहचान लिया। रोनित, तुम? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तब रोनित हृदयम की ओर देखते हुए बोला, सुन बे, ये मेरी एक्स है। अभी पिछले महीने छोड़ा है इसने मुझे। रोनित फिर प्रकृति की तरफ मुड़ा और उससे बोला, तुम इस फटेहाल की वजह से मुझे छोड़ गई? इस छचुंदर की वजह से? कमाल है। ऐसा क्या खास है इसमें जो मुझ में नहीं था? और तुम इस भिखारी के साथ डेट पर आई हो। शायद बिल भी तुम ही पे करोगी, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं कि इसने कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाया होगा। इस बात से हृदयम थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। प्रकृति ने कहा, रोनित, तुम चले जाओ यहां से। हमने ब्रेकअप कर लिया है, रिमेंबर? मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल देने नहीं आती, तो तुम भी मत आओ, समझे? मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ भी डेट पर जाऊं। तुम जाओ यहां से। अरे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे चले जाऊं? पहले देख तो लूं कि तुम्हारे इस नए बॉयफ्रेंड में कोई खास बात है भी या नहीं। रोनित ने उसे चिढ़ाया। फिर हृदयम की तरफ देखकर बोला, क्यों बे, वैसे से तो तू कंगाल लगता है। चल तेरी ताकत ही आजमा लेते हैं। पंजा लड़ाएगा? प्रकृति को तो स्ट्रॉन्ग लड़के ही पसंद आते हैं। आजा देख ले तू उसके लायक है या नहीं। बहुत जरूरत पड़ेगी इस ताकत की। आजा भाई। हृदयम के कुछ कहने से पहले ही प्रकृति बोल पड़ी, दैट्स इनफ रोनित, तुम जाते हो या मैं पापा को फोन करूं? जिससे मर्जी फोन कर लो मेरी जान। आई एम हिज ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। रोनित ने कहा और वापस हृदयम से बोला, तू आना, दिखा अपनी ताकत, या तेरी जेब की तरह तेरा जिस्म भी खाली है। हाँ ना, शर्मा मत यार। प्रकृति फिर बोली, नहीं हृदयम, इसकी बात मत सुनो, हम कहीं और चलते हैं। ये पागल है। रोनित अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। वो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। अभी भी वो प्रकृति के लिए ऐसे ही बात कर रहा था। अपने से ज्यादा गुस्सा हृदयम को इसी बात पर आया। प्रकृति की इस इंसल्ट को वो आज यूं ही नहीं जाने दे सकता था, फिर चाहे जो हो जाए। और अब तो उसके पास शक्ति भी है। रोनित को वो अभी मजा चखा सकता है। ऐसा सोच के वो टेबल से उठा और रोनित के सामने खड़ा हो गया। दोनों ने एक टेबल पर कोहनी रखी और पंजा लड़ाने लगे। पहले तो हृदयम ने उसे बहुत हल्के में लिया, लेकिन रोनित सच में बलवान था। उसने हृदयम का हाथ आधा नीचे कर दिया। ये देखकर आसपास के लोग और प्रकृति भी एक पल को सकते में आ गए। फिर हृदयम ने लगाया अपना दम। उसने एक बार अपनी उंगलियां खोली और उन्हें बंद किया, और फिर धड़ाम उसने रोनित का हाथ ऐसे टेबल पर पटका कि उसका हाथ कोहनी से टूट गया। वो अपना हाथ पकड़कर चिल्लाने लगा। हृदयम ने अपने दिल से एक बोझ उतरता महसूस किया। उसे अपने पर गर्व हो रहा था। अब शायद कभी रोनित प्रकृति को परेशान नहीं करेगा। खुश होकर उसने प्रकृति की ओर देखा तो वो मुंह पर हाथ रखे डरी हुई खड़ी थी। फिर प्रकृति ने गुस्से से हृदयम की ओर देखा और कहा, आर यू मैड और व्हाट? तुमने उसका हाथ तोड़ दिया। इतना भी क्या गुस्सा यार हृदयम। कह रही थी मैं कहीं और चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मर्दों का ईगो तुम लोगों से संभलता ही नहीं है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले चलो इसको हॉस्पिटल अब। हृदयम मन ही मन सोच रहा था कि इतनी बदतमीजी से बात करने वाले बंदे को सबक सिखाने पर प्रकृति खुश होगी, लेकिन वो तो उस पर नाराज हो रही थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। उसने रोनित की ओर देखा जो फर्श पर पड़ा दर्द के मारे छटपटा रहा था। तभी उसका लॉकेट चमका और उसने देखा कि रोनित के हाथ की हड्डी का बस जॉइंट ही अलग हुआ था, यानी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं था। जल्दी से कुछ किया नहीं तो खून के बहाव को रोकने के लिए वहां सूजन हो जाएगी और उसका हाथ भी किसी काम का नहीं रहेगा। वो नीचे उसके पास बैठ गया और उसने रोनित को लंबी लंबी सांसें लेने को कहा।
फिर उसने उसका हाथ अपने हाथों में उठाया। रोनित चीख पड़ा। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। रेस्टोरेंट का स्टाफ भी आ गया और नाराजगी में कुछ बड़बड़ाने लगा। प्रकृति भी हृदयम को कहने लगी कि वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल जाना है। लेकिन हृदयम ने रोनित से कहा कि शांति रखे और उसने उसका हाथ एक जगह से पकड़ के खटाक से उसे एक तरफ मोड़ा। रोनित फिर जोर से चीखा और फिर चुप हो गया। उसने अपना हाथ हिला डुला के देखा कि कोई दर्द नहीं है और बस मारे खुशी के वो चीखा, अरे मैं तो ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने हृदयम का कॉलर पकड़ा और चिल्ला के बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ तोड़ने की? ये देखकर आसपास के लोग बोले, ठीक भी तो उसी ने किया है। प्रकृति भी बोली, पंजा लड़ाने तो तुम ही आए थे ना, अब क्या हुआ, चले जाओ यहां से अब। हृदयम ने रोनित का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, बेटा, एक बार तोड़ा है, दोबारा भी तोड़ सकता हूं और इस बार ठीक नहीं करूंगा। जा घर जा, हल्दी वाला दूध पी लेना। रोनित मुंह लटका के उठा और बोलते बोलते जाने लगा। तुझे मैं देख लूंगा साले, देख लूंगा। उसके बाद रेस्टोरेंट वालों ने हृदयम और प्रकृति को बाहर निकाल दिया। वो दोनों बाहर एक जगह पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी शांति भी थी। प्रकृति ने कहा, यार कैसे किया तुमने वो? पापा ने सिखाया था। हृदयम ने बहाना बनाकर जवाब दिया, यू हैव अ गिफ्ट, इसका सही इस्तेमाल करो। हाँ, उसी के बारे में तो तुमसे बात करनी थी, हृदयम ने धीरे से कहा। वो तो कब से इसी मौके की तलाश में था। उसने सही मौका जानकर बिना देरी किए प्रकृति से कहा, प्रकृति, अपने पापा को बोलकर मेरा ट्रांसफर अपने कॉलेज में करा दो। जहां अभी मैं हूं वहां इतनी फैसिलिटीज नहीं है और वहां पढ़कर मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। प्लीज। देखो, सेशन तो काफी निकल गया है, लेकिन मैं पापा से बात करूंगी। इनफैक्ट, रुको, मैं अभी पापा को कॉल करती हूं। हृदयम ने प्रकृति को रोकना चाहा, लेकिन वो नंबर डायल कर चुकी थी। वो चाह रहा था कि प्रकृति घर जाकर आराम से बात करे, लेकिन अब क्या फायदा। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा ने फोन उठाया। पापा, हृदयम याद है ना आपको? कौन? वही जिसकी मां बीमार थी और हाँ 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 हाँ, याद आया। कहो, क्या हुआ उसे? कोई परेशानी? नहीं पापा, बस आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। पापा, हृदयम अभी जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है वो उसे पसंद नहीं। वहां उतनी फैसिलिटीज नहीं है। वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो क्या आप उसका एडमिशन अपने कॉलेज में कर सकते हैं? देखो, वैसे हमारे यहाँ कोई सीट नहीं बची है, पर क्योंकि हृदयम एक अच्छा लड़का है और उसकी सिफारिश हमारी प्रिंसेस कर रही है, तो ठीक है। उसके सभी डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल कर दो, मैं देख लूंगा। थैंक यू पापा, आई लव यू, बाय। इतना बोलकर प्रकृति ने कॉल कट कर दिया और फिर हृदयम से बोली, अब तो पार्टी देनी पड़ेगी। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू? रुको, अभी पापा को फोन करके मना कर देती हूं। अरे रुको, सॉरी, अब से नहीं बोलूंगा। हृदयम ने स्पीकर पर फोन होने के कारण सारी बातें सुन ली थी। वो मन ही मन बहुत खुश था। उसे अब लगने लगा कि वो एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर अपने पापा और मां का सपना पूरा करेगा और फिर पापा की रहस्यमयी खोज को भी पूरा करेगा। खैर, हृदयम और प्रकृति ऐसे ही बातें करते हुए वापस जाने के लिए कुछ दूर साथ पैदल निकल पड़ते हैं और फिर अपने अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद घर के दरवाजे पर खड़ा हृदयम डोरबेल का स्विच दबाने ही वाला था कि तभी अंदर से आती आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। तुम्हें पता है मैं किन हालातों से गुजर रही हूं। मुझे कुछ वक्त और चाहिए, मुझे उसे मनाना भी पड़ेगा। हृदयम ने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मां किसी से फोन पर बात कर रही थी। कुछ आहट मिलते ही मां ने फोन पर कहा, लगता है दरवाजे पर कोई है, रुको बाद में बात करते हैं।
ऐसा कहकर माँ ने फोन रखा और दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर हृदय था। घर में एंटर करते ही हृदय ने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। वो बोला, माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या है? माँ बहुत परेशान लग रही थी। वो पसीना पोंछते हुए बोली, हाँ, मैं ठीक हूं। तुम परेशान मत हो बेटा। हाँ, लेकिन ये तो बताओ कि सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है? यहाँ चल क्या रहा है? हृदय ने फिर पूछा तो माँ बोली, कुछ नहीं, घर पर बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा कुछ साफ सफाई ही कर लूं। तुम चेंज कर लो, जब तक तुम खाना खाओगे मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर दूंगी। माँ की बातों से हृदय को कुछ अटपटा सा लग रहा था। वो सोचने लगा, अगर माँ मेरे कमरे की सफाई करना चाहती थी तो अलमारी से कपड़ों को निकालकर इधर उधर फेंकने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मेरा लैपटॉप भी खोलने की कोशिश की है। रूम की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ सफाई हो रही थी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे रूम की तलाशी ली जा रही हो। सारा सामान बिखरा पड़ा है। पर माँ झूठ क्यों बोलेंगी?